नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के, और भाविक पटेल हैं ट्रेड बुल्स के, और साथ ही बीबी मेहता होंगे, ईडी हैं सी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत करेंगे हम इस वक्त मार्केट में ताज़ा हलचल के साथ। बहुत तेज़ गिरावट आ गई है बुलियन में, मेटल में, क्रूड में। और आप देखिए कि इस वक्त एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 500 रुपए की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। गोल्ड में 600 रुपए के आसपास की गिरावट है और दिन की ऊंचाई से करीब 1500 रुपए तक दाम गोल्ड के गिर चुके हैं। चांदी में भी गिरावट आई है करीब 1500 रुपए की ऊपरी स्तर से। कच्चा तेल टूटा है और एमसीएक्स पर कच्चा तेल इस वक्त 2.25% नीचे है, 9200 के करीब है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी ब्रेंट और WTI क्रूड की कीमतों में करीब 3% की गिरावट आई है। 124 के आसपास है ब्रेंट, और नामेक्स क्रूड $120 के नीचे लुढ़क गया है। 3 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट, 3 या 4 कह लें आप, अगर अलग अलग रिलेट, जिसने कमोडिटी मार्केट की कीमतों पर दबाव बढ़ाया है। पहला तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि नाटो की सदस्यता वो नहीं चाहते हैं। इसका एक संकेत ये गया कि अब यूक्रेन का रुख थोड़ा नरम पड़ा है। उससे इक्विटी मार्केट में तेज़ी आई, जिसका इम्पैक्ट हमने बुलियन, क्रूड, मेटल पे देखा। और उसके बाद रूस के विदेश मंत्री का बयान आया जिसमें यह कहा गया कि बातचीत का रास्ता ही बेहतर रास्ता होगा। वो भी बातचीत चाहते हैं। तो दोनों तरफ से एक नरमी के संकेत दिखे। और उसका, क्योंकि जब ये तेज़ी आई तो उसके पीछे वजह थी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का तेज़ होना। लेकिन जब इसमें थोड़े संकेत मिले तो उसके बाद मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया और कीमतों में गिरावट आई। इसके अलावा इक्विटी मार्केट में तेज़ी आई, उससे भी कमोडिटी मार्केट का सेंटीमेंट कमज़ोर हुआ। और एक बड़ा फैक्टर रुपया आज रिकवर हुआ, उसने भी कमोडिटी मार्केट के सेंटीमेंट को डाउन किया है। तो ये 3-4 बड़ी वजह हैं। लेकिन अब अजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप जरा बताइए कि इन वजहों के दम पर क्या अभी और मार्केट गिरेगा आज शाम के कारोबार में? नमस्ते मिथुन जी। देखिए, युद्ध विराम तो होना ही था, वो आज नहीं तो कल ऐसा लग ही रहा था। और जिस ढंग से ये जो नरमी आई है कि नाटो की मेंबरशिप नहीं लेंगे, और फॉरेन मिनिस्टर ने भी जो कहा है, ये कहीं ना कहीं एक साइन है कि मार्केट के अंदर थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। बट आई थिंक ये टेम्पररी रिलीफ रहेगा। हो सकता है अगले 2 सेशन के लिए ये गिरावट हम कमोडिटी के अंदर सभी में बनते हुए देखें। बट दैट डजंट मीन्स कि जो इम्पैक्ट या जो नुकसान इकोनॉमी पे हुआ है वो वापस रिकवर कर जाएगा। तो मुझे लगता है टेम्पररी रिलीफ रहेगा, जो ये हफ्ते 2-3 दिन तक दिखा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है सोना, चांदी ये ज्यादा सेफ हेवन रहेगा, जबकि रिस्की एसेट्स में टाइम टू टेक रिकवर। तो टाइमिंग मुझे लगता है 2-3 दिन मार्केट में गिरावट रह सकती है। अच्छा, भाविक जी, आप जरा बताइए। मैं अब आपसे एक एक करके पूछता हूँ। आज शाम, हालांकि मार्केट के बारे में अभी तो ये सवाल ही ठीक नहीं है कि लगता क्या है आगे का, लेकिन फिर भी चूंकि लोग ये जानना चाहते हैं, उनकी दिलचस्पी होती है। जो रुख अभी हम देख पा रहे हैं गोल्ड का और सिल्वर का, इसको देखते हुए आपको क्या लगता है आज शाम के लिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए, कल काफ़ी हमने फ्रॉथ बिल्डअप देखी थी और नियर टू ऑल टाइम हाई गोल्ड पे दिखा था। और आज अगर देखें तो वही प्राइसेस थोड़े रिवर्स हो रहे हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि शाम के सेशन में भी अनलेस एंड अनटिल कुछ युद्ध का कुछ नया न्यूज़ नहीं आता, तो मुझे लग रहा है कि आज बिकवाली ज़रूर से रहेगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो लॉन्ग पोजीशन है आज अनवाइंड हो रहे हैं। तो इंट्राडे के हिसाब से मैं सेल ऑन राइज की ही रिकमेंडेशन करूंगा, कि जहां पे 5 अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है, अराउंड 54,000 पे शॉर्ट के रिकमेंडेशन रहेगा। टारगेट रहेगा 53,000 और स्टॉप लॉस रहेगा 54,500 का। ओके, तो ये राय आपकी है। अच्छा अजय जी, आप बताइए कि ट्रेडर को अभी भी दूर रहना चाहिए मार्केट से, बुलियन मार्केट से? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जिस ढंग से हमने वॉलेटिलिटी देखी है पिछले कुछ दिनों में, खास करके अगर मैं डेटा देख रहा हूँ लड़ाई के समय के बीच का,
तो हमने देखा है सोने में भी काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी रही है, जहां पे हमने 51,500 से ऑलमोस्ट 54,200 का लेवल देखा है। चांदी में भी अगर हम देखें तो काफी बड़ा मोमेंटम है, तो यहाँ पे ज्यादा करके हम देखते हैं स्टॉप लॉस ट्रिगर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो बेटर है टाइमिंग वेट कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हमने बेस मेटल के केस में देखा, खास करके निकल के केस की बात करें तो कल हमने दिन में 40% की तेजी, फिर 27% की गिरावट, फिर 27% की तेजी और फिर 27% की गिरावट। तो इस ढंग से अगर 100% की अगर तेजी मंदी अगर दिखाई दे रही है तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। मार्केट 365 दिन खुला है, 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी वॉलिटिलिटी से थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अच्छा, इस बीच गोल्डमैन का भी नया आउटलुक आया है गोल्ड के ऊपर, जिसमें $2500 तक का टारगेट दिया गया है साल के आखिर तक के लिए, और अगले 6 महीने में भाव $2300 तक जा सकता है। ये बात भी गोल्डमैन ने कही है। अजय जी, गोल्डमैन के इस नए आउटलुक पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मित्र जी, जिस ढंग से हमने 1921 का एक हाई अप्रैल 2011 में बनते हुए देखा, उसके अच्छे वॉल्यूम से अब हमने ब्रेकआउट देखा। लोगों को कहना है कि जिस ढंग से अभी गोल्ड में समझो फॉर एग्जांपल 4500 से 55 का जो रैली आई है बहुत ज्यादा आ गई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि अक्टूबर 2008 से लेकर जो 2011 तक की तेजी थी वो 180% की थी, सोने में तेजी बनी थी। और अगर इसी को हम लोग रिप्लिका बनाए 1045 जो हमने 2016 में देखा था, तो एग्जैक्टली $2900 तक का लेवल, 2900 तक का लेवल गोल्ड में आ सकता है। बट मैं अगर सभी चीज को कंजर्वेटिवली पकड़ूं तो बिल्कुल 2400 2500 थोड़ा हायर साइड हो जाएगा, बट मुझे लगता है 2400 का लेवल आराम से ये साल में ही देखने मिल जाएगा। बट ओवरऑल अब जो ब्रेकआउट आया है, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है वीकली और मंथली चार्ट पे, जो मुझे लगता है $2900 तक का भी लेवल अगले 2 से 2.5 साल में दिखा दे, बट ये साल 2400 का लेवल आराम से दिखा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इस साल $2400 का लेवल गोल्ड में दिख सकता है। अच्छा, चांदी पर आपका क्या नजरिया है भाविक पटेल जी? चांदी में भी आप देखिए बहुत बड़ी तेजी आई और 73,000 के ऊपर भी गया चांदी का भाव, फिर वहां से गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी कमजोरी आई है। चांदी का फ्यूचर कैसा लग रहा है आपको? देखिए, चांदी में भी आज मुझे थोड़ा सेल ऑन राइज की रिकमेंडेशन, हालांकि वॉलेटिलिटी काफ़ी है, तो जो भी ट्रेड करे वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से करे। तो चांदी में भी आई थिंक 5th में कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 72,200 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 72,800 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट रख सकते हैं 70,800 का। हालांकि चांदी में इतनी गिरावट नहीं आई है जितनी सोने में आई है, बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आज के दिन जिस हिसाब से कल हमने लॉन्ग पोजीशन देखी है, तो आज दोनों प्रेशियस मेटल में लॉन्ग थोड़े अनवाइंड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से शाम के सेशन में भी अगर यूएस का मार्केट खुलता है तो आई थिंक चांदी में वापस हमें थोड़ी आज के दिन में बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो ये अच्छा, इस वक्त चांदी का भाव 71,500 रुपये के नीचे है और 52 रुपये की तेज़ी रह गई है। हालांकि दिन के कारोबार में ये तेज़ी, मतलब आप मान के चलिए कि 73,000 के ऊपर गया था, तो 1,500 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी चांदी में थी, जो अब घटकर 71,400 के आसपास आ गई है। चलिए, ये तो बात हो गई गोल्ड और सिल्वर की। अब हम बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में भी गिरावट आई है ऊपरी स्तर से, और ब्रेंट और WTI क्रूड का भाव तो 120 के भी नीचे आ गया है। ब्रेंट 125 के नीचे है, इस वक्त $3.5 के आसपास की गिरावट दोनों क्रूड में है, ब्रेंट में भी और WTI क्रूड में भी। MCX पर भी आप देखिए 226 रुपये, 22 रुपये नीचे है भाव, और 9200 के बेहद करीब है। तो अजय जी, एक बार बताइए कि क्रूड में तो खबर ये आई कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है रूस के ऑयल इंपोर्ट पर, रूस से ऑयल इंपोर्ट पर, यूके भी आगे लगाएगा, और एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट भी डालने की कोशिश की गई है रूस के ऊपर। रूस चूंकि बहुत बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन उस खबर पर मार्केट ने रिएक्ट तो किया, कल देर रात रिएक्ट किया, आज शुरुआती दौर में भी रिएक्ट किया, लेकिन जब नरमी के संकेत मिले दोनों देशों की तरफ से, तब मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो गया है। क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, टेम्परेरी मुझे लगता है जो हाइप अप हुआ था वो अभी भी मेंटेन था, उसकी वजह से थोड़ा पुल बैक आ जाए, बट आई डोंट थिंक ये प्राइसेस जल्दी $100 के नीचे आ जाए, बिकॉज आप समझिए कि 10.2 मिलियन बैरल का कहीं ना कहीं ये शॉर्टेज क्रिएट होता है। रशिया अगर ऑलरेडी हमने सैंक्शंस लगते हुए देखे ही हैं, चाहे यूएस ने मना कर दिया है, यूके ने मना कर दिया है, तो ये शॉर्टेज भरपाई कहाँ से हुई? तो करंटली हम देखते हैं यूएस, ईरान, वेनेजुला,
ये 3 कंट्रीज ऐसे हैं जो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बट देन ऑल्सो 10.2 मिलियन बैरल ये काफी बड़ा क्वांटिटी है। सऊदी बढ़ा सकता है, बट सऊदी के ऐसे कोई स्ट्रेंथ दिख ही नहीं रहे। कल हमने एक अपडेट जरूर आते हुए देखा EIA का, जहां पे बताया कि यूएस ऑयल के आउटपुट बढ़ सकते हैं 2023 तक, जो 13 मिलियन बैरल तक पहुंचेगा। बट 2023 में अभी काफी टाइम है, तो मुझे लगता है टेम्परेरी हो सकता है $104-105 तक का लेवल क्रूड में हम एक पुल बैक देख ले, बट उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जिस ढंग से डिमांड करेगी, मुझे लगता है कि प्राइसेस फिर से 156 से लेकर $105 का जो रेंज है, अगले 15-20 दिन, महीना भर यही रेंज समझ में आती है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल कोई ईरान का मार्केट में आउटपुट आना चालू हो जाए, वेनेजुला है, तब तक मुझे लगता है कि 105 के नीचे इतना जल्द जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि शॉर्टेज है वो हमारे सामने है। सप्लाई की बातें हो रही है, बट अभी तक मार्केट में आई नहीं है। अच्छा, ये तो तेल की बात हुई, गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस पर कोई लेटेस्ट व्यू आपका भाविक जी? देखिए, नेचुरल गैस में लास्ट वीक हमने अच्छी एक रैली देखने को मिली थी, क्योंकि क्रूड में भी रैली देखने को मिली थी। और ये थोड़ा डर था कि जो यूक्रेन से पाइपलाइन आ रही है नॉर्ड, जो यूरोप को दे रही है, तो आई थिंक ये कॉन्फ्लिक्ट में कहीं से सप्लाई डिस्ट्रप्शन ना हो जाए। हालांकि अगर हम डिमांड के हिसाब से देखें तो यूएस में और यूरोप में अभी ठंडी कम हो गई है, तो उसकी वजह से डिमांड भी कम हो रही है। और जिस हिसाब से अभी थोड़ा सीज फायर हुआ है, तो मार्केट को भी एंटिसिपेट हो गया है कि आई थिंक सप्लाई अभी तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि यूरोप नेचुरल गैस के ऊपर सैंक्शन नहीं करेंगे रशिया के ऊपर। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं और हमें थोड़ा नीचे देखने को मिल सकता है, 320 से 315 के लेवल्स पे। 400 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि जाएगा, अनलेस कुछ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो नेचुरल गैस में मैं शॉर्ट की ही रिकमेंडेशन करूंगा, अराउंड 345 पे टारगेट रहेगा 330 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। ये 1 से 2 दिन का मेरा व्यू है, इंट्राडे कॉल नहीं है। इंट्राडे की कॉल नहीं है, 1 से 2 दिन का व्यू है आपका। चलिए, अब हम आते हैं निकल पे। जी हाँ, निकल की कहानी जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, बहुत चर्चा में है। दुनिया भर के बाजारों में इस वक्त निकल छाया हुआ है, और जिस तरह से 2 दिन में 150% दाम बढ़ गए, उसके बाद हमने आपको बताया था कि कल LME पर निकल के ट्रेड को सस्पेंड कर दिया गया 11 मार्च तक के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा शॉर्ट स्क्वीज हुआ था चीन के एक प्लेयर का, और उसके बाद इसको सस्पेंड किया गया। अब अलग से सेटलमेंट के तरीकों पर बातचीत चल रही है। और आज MCX पर भी शुरुआती 1.5 घंटे में कोई नया ट्रेड नहीं आया, क्योंकि मार्जिन 100% से ज़्यादा हो गया, तो बहुत सारे ब्रोकर ने ट्रेड लेने से मना कर दिया। तो ये निकल की कहानी है। लेकिन अजय जी, आपने तो बड़ा रिसर्च भी किया है सर कि किस तरह से मार्जिन बढ़ा है MCX के ऊपर, और मतलब 4-5 दिन में आप देखिए कि 14% से बढ़कर ये 100% के ऊपर चला गया। मतलब इतना ज़्यादा जंप शायद ही किसी कमोडिटी में मार्जिन में इतना जल्दी आया होगा। 4 मार्च को ये 14% के आसपास था, और उसी दिन कितनी बार रिवाइज किया गया इसको, 14% से 44% के आसपास मेरे ख्याल से 4 मार्च को ही कर दिया गया। फिर 7 मार्च को 49% से लेकर के 101% तक, मतलब एक ही दिन में इतना, मतलब डबल मार्जिन कर दिया गया। तो निकल की क्या ये माना जाए कि फंडामेंटल तो अपनी जगह है, फंडामेंटल मजबूत हैं, लेकिन एक दिन में 90% की तेजी ये कहीं से भी जस्टिफाइड दिखती भी नहीं थी, हुआ भी, दाम गिर भी गए। अब जरा आप बताइए कि इस एपिसोड के बाद निकल का फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको? देखिए, फ्रैंकली अगर ये चीज क्लियर थी, हमने रिसेंटली जैसे ये वॉर 24 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो ऐसी 13 कमोडिटी है जो इसके इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दिए थे, जिसमें कोबाल्ट, गोल्ड, प्लेटिनम, निकल, एल्यूमिनियम, वीट और एडिबल ऑयल काफी थे। तो इसमें दिखाई दे रहा था। बट जिस ढंग से निकल और एल्यूमिनियम, ये दोनों में हमने देखा एनर्जी क्राइसिस के चलते पिछले 2-3 महीनों से सिचुएशन भी बनी हुई थी, प्लस इन्वेंट्रीज में भी ड्रॉप था, और कहीं ना कहीं ये एक जो शॉर्ट स्क्वीज है वो कहीं ना कहीं कॉट आउट हुआ, जिसकी वजह से रैली आई। रहा मार्जिन की बात, तो जनरल सेंस में हम देख रहे हैं कि 14-15% का नॉर्मल मार्जिन रहता है। बट जैसे जैसे भाव बढ़ना चालू हुआ, इमीडिएट पहले ही दिन अगर हम देखें
तो इनफैक्ट 6 फाइल्स के द्वारा ये अपडेट किया गया और मार्केट जैसे जैसे बढ़ते गए तुरंत रूप से मार्जिन बढ़ते गए। पहले दिन हमने 43-44% के आसपास का मार्जिन हाइक देखा, बट अगले दिन तक ही हमने देख लिया कि इतिहास की पहली ऐसी कमोडिटी रहेगी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए कि 2 दिन में ही पैसा डबल कर दिया हो। तो हमने दूसरे दिन ही देखा था कि 100% का जंप आ गया था। तो आई थिंक ये एक जियोपॉलिटिकल इवेंट था, जैसे हमने क्रूड में 2020 के अंदर देखा था, होता है कभी ऐसा सिनेरियो। तो आई थिंक एक्सचेंज ने अपने रोल मार्जिन जो बढ़ाकर कर सकते थे उन्होंने पूरी कोशिश की थी, बट आई थिंक शॉर्ट स्क्वीज हमने इससे पहले नेचुरल गैस में भी देखा था, उसका इम्प्लीकेशन, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल मार्केट पे पड़ते हुए देखा। कॉटन में भी हमने ऐसा ही कुछ आते हुए देखा, जहां पे कॉटन के अंदर भी जबरदस्त तेजी आई थी और अब निकल में बनता हुआ दिखाई दिया। तो आई थिंक थोड़ा सा मार्केट में जब भी ऐसा जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट आपस में कनेक्टेड भी है और खास करके कमोडिटी पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो ये राय आपकी निकल पर आ रही है और निकल में आप देखिए कि अब गिरावट आ गई। हालांकि पहले कुछ तेजी थी आज दिन में, लेकिन अब 2.5% नीचे इस वक्त निकल में ट्रेड हो रहा है। निकल पर आपका व्यू भाविक जी? आई थिंक 1500 से जो 1800 की या 1900 की रैली थी वो जस्टिफाइड थी, वो फंडामेंटल्स, क्योंकि रशिया जब यूक्रेन से पहले उन्होंने गए थे, तो आई थिंक उससे पहले ही अगर हम एलएमई में देखें तो निकल की शॉर्टफॉल काफ़ी थी। बट जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड किया तो उसकी वजह से काफ़ी शॉर्ट स्क्वीज हमने देखने को मिली और आई थिंक 2000 से 4000-5000 की जो रैली थी वो और टोटली ऑन बैक ऑफ स्पेकुलेशन थी, क्योंकि शॉर्ट स्क्वीज बड़ा आया था। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वापस प्राइसेस 100% नीचे आ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन में हमने 170% अपसाइड देखने को मिला है। तो आई थिंक वापस से अराउंड 2200 के करीब मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल सही है। अभी तो फिलहाल तो जिस हिसाब से मार्जिन भी बढ़ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रेड नहीं करना चाहिए जब तक 2200 के आसपास नहीं आता, सेटल नहीं होते प्राइसेस, तब तक इग्नोर ही करना चाहिए काउंटर को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं। ये तो हमने बात की नॉन एग्री कमोडिटी की, बुलियन की, क्रूड की और नेचुरल गैस की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एग्री मार्केट में एक खबर की। खबर ये है कि इंडोनेशिया ने अपने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई है। सख्ती क्या है, खबर को समझिए। खबर ये है कि इंडोनेशिया से जो भी पाम तेल का एक्सपोर्ट होगा उसमें से 30% उसे अपने मार्केट में बेचना होगा, यानी इंडोनेशिया में ही बेचना होगा। पहले 3% गया, अब इसे 10% और बढ़ा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय में ये कदम एहतियातन उठाए गए हैं ताकि इंडोनेशिया में पाम तेल का प्राइस ना बढ़े। अब हमारे लिए इसका मतलब क्या है? हमारे लिए मतलब ये है, चूंकि इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का और उसमें भी सबसे ज़्यादा हम पाम तेल का इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट भी हमारा इंडोनेशिया और मलेशिया से ही होता है। तो लिहाजा अब वहाँ से 30% करने का मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट कम होगा। तो एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर हमारी सप्लाई कम होगी तो क्या इंडियन मार्केट में इसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर पड़ेगा? इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त हमने जोड़ा है डॉक्टर वीबी मेहता को, जो कि एससीए के ईडी हैं। मेहता जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या होगा सर, ये जो नई खबर आई है इंडोनेशिया वाली 30% ऑब्लिगेशन वाली, इसका क्या इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर सप्लाई के ऊपर होगा? पहले आप ये देखिए, इंडोनेशिया रफली 51 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है पाम ऑयल और उसमें से 65% एक्सपोर्ट करते हैं और 35% लोकल कंजम्पशन में थे। 27 जनवरी को गवर्नमेंट ने, इंडोनेशिया गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि भाई आपको 20% लोकल में बेचेंगे, उसके बाद में आपको 80% की परमिशन मिलेगी। उसका मतलब कि आपको 50,000 टन एक्सपोर्ट करना था, पहले 10,000 टन लोकल में बेचो, एंड दैट वाज आल्सो $646 पे बेचना था और उसके बाद में आपको बाकी का 50,000 की परमिट मिल रही थी। ये प्रोसीजर था। फिर भी आज वहां लोकल में जो प्राइस है बढ़ रही थी, पहले थी 9,300 रुपया इंडोनेशियन रुपया, आज वहां लोकल प्राइस है 14,000 रुपया। तो वहां की गवर्नमेंट चिंतित थी और लोकल में सप्लाई बढ़ाने के लिए उसने 30% कर दिया। मतलब अभी 30% लोकल में बेचा जाएगा और उसके बाद में 70% जो रहेगा वो एक्सपोर्ट में होगा।
इसका मतलब और मेहता भी है जी, कि ये हाँ जी, थोड़ा मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जितना उत्पादन इंडोनेशिया करता है उसका 65% के आसपास एक्सपोर्ट करता था, तो अगर 65% ही करता था सर, तो 35% तो ऑलरेडी डोमेस्टिक मार्केट में वहां पर बिक रहा होगा, तो फिर इस नए नियम की क्यों जरूरत पड़ी? नहीं नहीं नहीं, ये 2021 का नंबर मैंने दिया था, 2021 का नंबर दिया है आपको। अच्छा और मेरे कहने का मतलब यही है कि अभी वहाँ लोकल प्राइस बढ़ी है, अच्छा और लोकल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए सेल, लोकल में सेल बढ़ाना चाहते हैं, सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, उसके वजह से किया हुआ है। और वहाँ भी क्या है, 9,300 रुपये का जो जनवरी में था, अभी 14,000 में ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है। तो जैसे अपने यहाँ भी भाव बढ़े, उनको उत्पादक देश है, फिर भी वहाँ भी भाव बढ़े हैं एक्सपोर्ट, उसके लिए किया गया है। नहीं तो सर क्या नतीजा उसमें क्या होगा, मतलब जो अलग अलग एक्सपोर्टर है, मान लीजिए कोई एक्सपोर्टर ए है और ए ने मान लीजिए कि 1 लाख मतलब 10 लाख टन के लिए करार किया एक्सपोर्ट का, तो क्या उस 10 लाख टन में से 30% पहले उनको अपने डोमेस्टिक मार्केट में बेच देना होगा? एग्जैक्टली अगर मैं 50,000 टन की बात करूं, 50,000 टन अच्छा। को एक्सपोर्ट करना है, हाँ। तो 10,000 टन पहले लोकल में बेचो, अभी 15,000 हो गया। ओके, अब 15,000 हो गया, राइट। हाँ, 30% हो गया। नतीजा क्या आएगा, हाँ। वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई कम आएगा, सप्लाई कम आएगा। उसकी वजह से आज देखें तो मलेशियन मार्केट कितने ऊपर चल गई, अच्छा 630 रिंगिट ऊपर चली है ओके। आज। और अपना अप्रैल का भी जो डेटा देखे तो 764 रिंगिट ऊपर चली है, ओके। क्योंकि सप्लाई कम आएगा। अच्छा, तो सर हमारे यहाँ अगर सप्लाई कम होगी तो क्या इंडियन मार्केट में पाम तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएंगे क्या ऑयल के? देखिए, लोकल मार्केट मूव्स इन टेंडर विद द इंटरनेशनल मार्केट। आज जो है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस 65% है, तो अगर वहाँ इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी तो उसकी इम्पैक्ट अपने लोकल पर आएगी। हो सकता है जितनी चाहे इतनी नहीं आएगी, क्योंकि अपने पास मस्टर्ड है, अभी मस्टर्ड की एयर बड़ी जोरों से आ रही है, हर दिन 10 से 12 लाख बैग आ रही है। साथ में आपके पास सोयाबीन भी पड़ा है जो 8 मिलियन तक करीब। तो लोकल अवेलेबिलिटी अच्छी है। और आप एक सोचते रह गए, पहली दफा ऐसा दिख रहा है कि ग्राउंडनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल इज चीपर देन योर पाम ऑयल और सनफ्लावर ऑयल और सोया ऑयल से सस्ता है लोकल मार्केट। तो उसके वजह से इतने भाव नहीं बढ़ेगी जितना इंटरनेशनल मार्केट में भाव गिरेगा, इतना बढ़ेगा, इतना इंडिया में लोकल में नहीं बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, थोड़ी असर तो हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में इस पर बात करने के लिए। लेकिन चलिए, ये तो तेल की बात होगी। तेलों की महंगाई तो परेशान कर ही रही है और एक के बाद एक दाम बढ़ने वाली खबरें ही आ रही हैं। देखते हैं, हालांकि मेहता जी कह रहे हैं कि कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन इम्पैक्ट होगा। एक छोटा सवाल अजय केडिया जी आपसे, ग्वार में आज बहुत लंबे वक्त के बाद तेजी आई है, इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि अमेरिका ने जो पाबंदी लगाई है रूस के ऑयल से, अब चूंकि अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ेगा क्रूड ऑयल का, तो जब उत्पादन बढ़ेगा तो वहां पर ग्वारगम की डिमांड बढ़ सकती है, उसका इम्पैक्ट आज हमने प्राइस पर देखा है। ये तेजी बढ़ सकती है क्या? और बिल्कुल मित्र जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 15-20 मार्च के आसपास हमारी उम्मीद थी कि ये एक्शन होना चाहिए था, बट कल रात को ही जो अपडेट आया था, ये एक नया जीवन दान देगा गवार को। जो पहले मेरा व्यू न्यूट्रल टू नेगेटिव रहा करता था, अब बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज गवार सीधा रिलेट करता है क्रूड के प्रोडक्शन को लेकर यूएस के अंदर, जो करंटली 11.2 मिलियन बैरल है। उम्मीद की जाती, कल रात को ही एक अपडेट आया EIA से भी कि 2023 तक 13 मिलियन बैरल तक पहुंच जाएगा, जो कहीं ना कहीं गवार को सबसे ज्यादा बूस्ट करेगा। और रुपए की कमजोरी भी एक्सपोर्ट को बेनिफिट देता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है गवार अब यहाँ से एक अच्छा उड़ान लेता हुआ दिखाई देगा, जो हो सकता है 8,000 का लेवल भी आते हुए दिखाई देगा। तो मुझे लगता है गवार में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाले दिनों में बनते हुए दिखाई देगी। बहुत लंबे वक्त के बाद अजय जी का भी मूड भी ग्वार पर बदला है। अजय जी ने तो अब तक लगातार ग्वार में मंदी की बात करते थे, बहुत दिनों के बाद मुझे लगता है कि इस सीजन में पहली बार अजय जी ने ग्वार में तेजी की बात की है। हालांकि उन्होंने डेडलाइन पहले दी थी कि मार्च के बाद कुछ भी होगा, तो अब एक नया आउटलुक आया है कि ग्वार में तेजी यहाँ पर आ सकती है। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका, और भाविक जी आपका भी जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबर।